सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम सियासी मसले पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सियासी मसले के अंदर छुपे सामाजिक मसले पर बात करेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम देश में बहुत कुछ घटित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसमें भी कई बड़े घटनाक्रम घटित हो रहे हैं। पर उन सबके बीच में 2 दिन पहले एक ऐसी खबर हमारी निगाह से गुजरी जिसके संदर्भ में हमें लगता है कि गंभीरता से बात करने की जरूरत है, और यही हमारे विषय का आधार है। हमारा आज का विषय है समानता का कायदा या सियासी फायदा। संदर्भ यह है कि भारत सरकार के द्वारा एक नए आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्णन जी हैं, उनके साथ में 2 और सदस्य शामिल किए गए हैं और ये तीनों लोग मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे, फैसला करके सरकार को अपनी अनुशंसा देंगे कि जो मुसलमान या अन्य ईसाई हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान या ईसाई बने हुए हैं और अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इस देश में आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें कन्वर्टेड मुस्लिम और ईसाई को अभी आरक्षण के संदर्भ में लाभ देने का प्रावधान नहीं है। हिंदू धर्म से मतांतरित होकर अगर आप सिख बनते हैं या आप बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है दलित जातियों के संदर्भ में, लेकिन इसके इतर ईसाई या मुसलमान के लोगों बनने पर आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। बड़ा संवेदनशील मसला रहा। इसके संदर्भ में अलग अलग समय पर अलग अलग आयोग की बैठकें भी हुई, पर यह मसला पिछले 2-3 साल से तब मुखर हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई। प्रशांत भूषण और एक अन्य शख्स के द्वारा यह याचिका दायर की गई और इस याचिका के संदर्भ में 11 तारीख को सुनवाई होनी है, यानी कल। इससे पहले सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि हम आयोग का गठन करेंगे। इससे पहले सरकार स्पष्ट तौर पे इंकार कर चुकी थी कि यह लाभ नहीं दिया जा सकता, और इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंतर्गत या ईसाइयत के अंतर्गत कोई जाति व्यवस्था है ही नहीं, वहां पर ऊंच नीच का भेद ही नहीं है। तो जब आप मुसलमान या ईसाई हो गए हैं तो फिर आपको इसका लाभ हासिल करने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर विवाद चल रहा है, बहस चल रहा है, तो ऐसे में सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला है। एक वर्ग की दलील है कि सरकार का यह कदम दरअसल आरक्षण का लाभ देने की मंशा के तहत नहीं, बल्कि इस विषय को टालने की गरज से है। तो आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग 2 साल में कहा गया है कि अपनी सिफारिश देगा। आयोग कब अपनी सिफारिशें समय पर देता है? आयोग का सिलसिला कार्यकाल बढ़ाकर चलाते जाएगा और विषय ठंडे बस्ते में जाता जाएगा। पर इसके दूसरे तरफ मसला यह भी है कि इस देश में एक वातावरण बना हुआ है जिसमें धर्मांतरण को लेकर एक नाराजगी रहती है, एक शुद्धता रहती है। अगर ये आरक्षण के संदर्भ में व्यवस्था लागू हो गई तो इस देश में एक बार फिर नए सिरे से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की कार्रवाई तो शुरू नहीं हो जाएगी, ये आशंका मन में रहती है। तो कुल मिलाकर इससे जुड़े हुए कई मसले हैं, और इसके साथ साथ एक मसला यह भी है कि अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो हम इस मसले पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। 4 दिग्गज हस्तियां हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उन्हें अपने साथ इस चर्चा का हिस्सा बनाया, आपसे परिचय कराया। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बहुत ही प्रासंगिक है। अरस्तु महान विचारक हुए, उनके द्वारा यह विचार दिया गया और उन्होंने कहा था कि राजद्रोह का कारण सदैव ही असमानता में पाया जाता है। अर्थात सामाजिक रूप में जब असमानता होती है तो असमानता के चलते असंतोष आता है। असंतोष जब चरम पे पहुंचता है तो वो विद्रोह की शक्ल ले लेता है। अब दलितों के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान है। प्रावधान इस भावना के तहत संविधान का हिस्सा बना कि जो सदियों से वंचित होते आए हैं, जिन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर नहीं मिला है, तो शासन का दायित्व बनता है कि उन्हें अब आजादी के नए दौर में समानता के अवसर औरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराए जाए, ताकि वो सदियों से चली आ रही गुलामी की या शोषण की प्रक्रिया से मुक्त हो सके। तो क्या अब उस मुक्ति के संदर्भ में प्रतिबंध इसलिए लगा दिया जाएगा कि उसका मन हो गया कि अब मुझे हिंदू नहीं रहना है, मुसलमान हो जाना है, तो क्या इसके साथ ही उसे आरक्षण के इस लाभ से वंचित कर दिया जाएगा? ये बात जहन में आती है। इसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का विचारवान चेहरा है, प्रखर राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व सांसद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और भी बहुत कुछ है। हमारे साथ गंगाराम अंबेडकर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मिशन सुरक्षा परिषद के विषय के जानकार हैं, लंबे समय से दलितों के हितों के लिए संघर्षरत हैं। उनका इस मौके पर चर्चा का हिस्सा बनना हम सबके लिए बड़ा मायने रखता है। अतिकुर रहमान साहब है हमारे साथ, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं, तटस्थ होकर बात करते हैं। चिंतामणि जी के साथ उनके बेहद प्रेमपूर्ण संबंध रहते हैं, इसलिए हमें उनके साथ चर्चा में बड़ा विशेष आनंद आता है।
और इन सबके बीच में कानूनी राय देने के लिए हमारे साथ एपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं गंगाराम अंबेडकर जी से करना चाहूंगा और उनसे इस मसले पर नजरिया जानना चाहूंगा। जो वर्तमान व्यवस्था है बनी रहनी चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदलाव आना चाहिए, या ये आयोग जो गठित हुआ है इसका स्वागत करते हैं आप कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने एक बेहद गंभीर मसले के संदर्भ में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, बहुत उम्मीद भरी निगाहों से आप देख रहे हैं। क्या कहते हैं गंगाराम जी, किस नजरिए के साथ हैं आप? धन्यवाद हिमांशु जी। दरअसल सामाजिक गैर बराबरी से त्रस्त होकर के जी जो लोग अपने पुराने मजहब से दूसरे धर्म पर जा रहे हैं, तो शायद इस उम्मीद के साथ जा रहे थे कि मुझे वहां पर सामाजिक सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन अगर इस्लाम में भी इस तरह की गैर बराबरी है, ईसाई धर्म भी इस तरह की गैर बराबरी है, तो मुझे तो उसी तरह का हालात समझ में आता है कि एक दलित समाज का छेदालाल जब हिंदू धर्म में सम्मान नहीं मिला तो वो इस्लाम में गया। तो कहा भाई क्या नाम है? कहे मेरा नाम छेदालाल। कहा चलो इसको छिद्दन मियां नाम रख देते हैं। जब वो ईसाई धर्म में गया, कहे क्या नाम है? कहे मेरा नाम छेदालाल है। तो कहा इसका नाम होल सिंह रख देते हैं। जब वो सिख धर्म में गया, कहे क्या नाम है? कहे मेरा नाम छेदालाल है। कहे इसका नाम सुराग सिंह रख देते हैं। तो जब नाम वही है, परिवर्तित वही है, सामाजिक सम्मान नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को छेदालाल बन करके ही अपने पुराने धर्म पर संघर्ष करना चाहिए। और जहां तक आर्थिक गैर बराबरी, जी क्योंकि अनुसूचित जातियों को 1900 भारतीय संविधान लागू होने के बाद से आर्टिकल 341 से उनको रिजर्वेशन प्राप्त हो रहा है। करीब इतने लंबे अरसे के बाद भी आज भी सामाजिक गैर बराबरी है। तो ये जो रिजर्वेशन है आर्थिक गैर बराबरी को बराबर करने पे तो ठीक लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी सामाजिक गैर बराबरी क्योंकि एक आईएएस दलित अफसर के साथ भी भेदभाव होता है, एक मजबूत करोड़पति दलित के साथ भी भेदभाव आज भी जारी है। सक्षम संपन्न होने के बाद भी उसको घोड़ी पर बारात लेकर जाने का अधिकार नहीं दिख रहा है, उसको मंदिर पे जाने का अधिकार नहीं मिलता है। तो ऐसे में आर्थिक बराबरी करने के बाद भी सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है। जहां तक माननीय भारत सरकार द्वारा जो अभी एक आयोग का गठन किया गया है, जी तो इस संदर्भ में मेरा कहना है कि जो मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए लंबे अरसे तक आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनके लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर की एक रिपोर्ट आई थी, जी जिसमें बताया गया कि हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति की तरह इस्लाम धर्म में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दलितों से भी ज्यादा गई गुजरी है। दूसरी तरफ जो ईसाइयत धर्म में जो दलित समाज के लोगों ने जिन्होंने कन्वर्टेड हुए थे, तो उनके संबंध में रंगनाथ मिश्रा जी की एक रिपोर्ट आई थी। लेकिन शायद हो सकता है कि भारत सरकार को ऐसा महसूस हो रहा हो, क्योंकि इन आयोगों की रिपोर्ट लंबे अरसे से काफी दिन हो गए, क्योंकि जी किसी व्यक्ति किसी समाज की आर्थिक जो गैर बराबरी है वो 10-15 साल के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तित होती है। तो हो सकता है कि नए तरीके से इसका सर्वे करने के लिए भारत सरकार ने ऐसे जस्टिस बालाकृष्णन जी के नेतृत्व में गंगाराम एक। जी, मेरे दो तीन सवाल हैं आपसे इस विषय के संदर्भ में बात करने के लिए। जो दलित व्यवस्था है इसको लेकर ही हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि देखिए क्या धर्म है, क्या मजहब है, क्या पंथ है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति व्यक्ति में इस किस्म का भेद किया जाता है। मतांतरण के संदर्भ में, धर्म परिवर्तन के संदर्भ में ये गैर बराबरी बड़ा कारण रहा। बताया गया आप ईसाई बनिए, हमारे यहाँ पे यीशु के अनुसार तो सभी लोग समान हैं, मोहम्मद साहब के अनुसार भी लोग समान हैं। मस्जिद के संदर्भ में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये वाला मस्जिद में यही आएगा और ये वाले को प्रवेश नहीं होगा। चर्च के संदर्भ में भी ये संकट नहीं है कि आप चर्च में जो है शादी करने के लिए नहीं आ सकते, बाकी के लिए जा सकते हैं। तो फिर इस आरक्षण की जरूरत किस लिए है? अगर आर्थिक आधार के संदर्भ में बात है तो संविधान में तो व्यवस्था हो गई, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था तो है। तो आपसे जानना यह है कि जिन्होंने अपना मजहब बदल लिया, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, अब आजादी के 75वें साल में इसमें बदलाव की कोशिशों के साथ खड़े हैं आप, या आपका मानना है इस प्रकार की वोट की राजनीति से देश को दूर रखना चाहिए, केवल हिंदू समाज के संदर्भ में जो प्रावधान है उसके संदर्भ में जो कोशिश है वो जारी रखनी चाहिए? स्पष्ट बताइए ना, आप हैं कहां? देखिए ऐसा है कि जहां तक जो याचिकाएं अभी तक दाखिल हुई है, चाहे वो ईसाई समाज की तरफ से हो या मुस्लिम समाज के तरफ से जो दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर, जो इस्लाम ग्रहण करने वाले जो दलित समाज के लोग थे, उनके लिए भी कई जगह कब्रगाहों में या मस्जिदों पे जाने के लिए तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न हुए हैं।
जो ईसाई धर्म को जिन्होंने कन्वर्टेड होकर के जो दलित उधर गए हुए हैं, तो उसमें भी कई जगह याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि वहां भी कैथोलिक में जाने में उनके साथ भेदभाव गैर बराबरी होती है। तो इसको लेकर के अगर उनको रिजर्वेशन दिया जाता है तो उनको आर्थिक जो विपन्नता है वो खत्म होगी, उनको आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और वो जीवन की मुख्य धारा पे जुड़ सकते हैं। तो गंगाराम जहाँ जी की बात मेरी थोड़ी समझ में कम आ रही है। कन्वर्ट हुए, आर्थिक रूप से विपन्न है, इसलिए उनके साथ में प्रतिबंध है। इस देश के अंतर्गत क्या वाकई ऐसी स्थिति है, समाज में ऐसी स्थिति है, या जाति के आधार पर ही छुआछूत है? ये सवाल है। मैं एक बार इस नजरिए को लेकर चिंतामणि मालवीय जी के पास जाना चाहता हूं। और चिंतामणि जी से मुझे बात करने में दिलचस्पी इसलिए है कि चिंतामणि जी जिस विचार से ताल्लुक रखते हैं, जिस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, वो तो धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने वाला संस्थान रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रहा है। ये कर क्या रहे हैं आप? अब आप जिन्होंने मतांतर किया है उनको आरक्षण देने के संदर्भ में, मतलब अब क्या धर्मांतरण की पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश करने जा रही है भाजपा? चिंतामणि जी थोड़ा स्पष्ट करिए ना, चाह क्या रहे हैं आप? क्या हृदय परिवर्तन इस बड़े स्तर पर हो गया आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो पूरा अभियान है ये कांग्रेस के तुष्टिकरण का परिणाम है जी। ये सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई, ये रंगनाथ मिश्र कमेटी कांग्रेस ने बनाई, और बाबा साहब का जो आंदोलन था उस आंदोलन को कुचल देने का काम, उस आंदोलन को समाप्त कर देने की कोशिश रंगनाथ मिश्र कमेटी के माध्यम से की जी। अगर बाबा साहब को यही करना होता तो वो ईसाई और मुसलमान भी बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने, वो बौद्ध बने। दूसरा, ये बाबा साहब की परिभाषा है कि हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, जो भी इंडिजीनियस रिलीजन से निकला है वो हिंदू ही है, और वो सिद्ध करे कि वो कैसे हिंदू नहीं है। तो बाबा साहब की ऊंचाई को इस तरह नापना, मुझे लगता है कि आपने कुछ एक दो बात ऐसी कही है, तो आप बाबा साहब पर तो बात कीजिए मत, उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे। ये कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये कहें आके, बहुत बेहतर होता अतीकुर रहमान साहब पहले बोलते कि मुझे बताइए कि इस्लाम स्वीकार करे कि हमारे यहाँ जातियां हैं, ये कहे। और पहली बात तो जो मुसलमान हैं, दलित समाज के हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, और वो अपने आप को शेख सैयद मुगल पठान बता रहे, पहले तो वो आकर के बोले कि भाई नहीं हम तो पहले हिंदू थे, ये तो कई नाम शेख सैयद है ना, मुगल है ना, पठान है, हम कुछ नहीं है भैया, हम तो पहले दलित थे, हम तो पहले जाटव थे, हम तो पहले रविदास थे, हम तो पहले वाल्मीकि थे, खटीक थे, जो भी थे हम पहले थे। वो पहले अपनी जड़ों की बात करें, उसके बाद ये विषय आता है। जहां तक सरकार का करने का विषय है, इसमें सरकार का कोई विषय अभी है ही नहीं। सरकार ने कहा कि भाई हम इस तरह निर्णय नहीं ले सकते। सरकार सैद्धांतिक रूप से, और भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण देने के खिलाफ है, क्योंकि यह देश, हमारे देश का संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। और उन्होंने खुद यदि चयन किया है कि भाई हम हिंदुओं में अगर गैर बराबरी है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, तो हम जहाँ समानता होगी वहां जाएंगे। तो या तो अतीकुर रहमान जी स्वीकार करें कि हमारे यहाँ भी असमानता है, हमारे यहाँ भी गैर आप अतीकुर रहमान जी के पीछे पड़ गए, अपनी सरकार के सदन में कुछ नहीं कह रहे। भाई जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हम नहीं मानते कि मुसलमानों में यानी इस्लाम में और ईसाईयत में कोई जाति व्यवस्था, इसलिए इन्हें दलित के नाते आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, वही सरकार आयोग का गठन कर रही है। क्यों कर रही है? क्यों अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं? क्यों अपने विचार में परिवर्तन लाना पड़ रहा है? कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा करने के लिए आप तैयार हो गए कि उसने सच्चर कमेटी बनाई, उसने रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई, पर कांग्रेस सरकार ने ईसाईयत या मुसलमानों के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान लागू तो नहीं किया। इस दिशा में कदम तो अब आप आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ कहिए ना चिंतामणि जी, कब तक अतीकुर रहमान जी का नाम ले लेकर आप जो है दलीलें दाएं बाएं करते रहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है, अगर सरकार को स्वीकार करना होता तो इसी समय स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। सरकार इसमें विचार करे और लोग उसमें अपील करें कि भाई हम पहले दलित थे तो हमें आरक्षण दिया जाए। दिया जाना नहीं दिया जाना ये तो 2 साल बाद स्पष्ट होगा। और वस्तुतः ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये ब्रेन चाइल्ड कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों का है। हिमांशु जी, आपको पता होगा कि इसकी पैरोकारी, इसकी एडवोकेसी प्रशांत भूषण कर रहे हैं जी। वो प्रशांत भूषण जो कहते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग कर दो जी। वो प्रशांत भूषण जो कहते हैं कि कश्मीर में जन्म संग्रह कराओ।
अरे वो तो वो कहते करते, पर आप तो उनकी मदद करने के लिए आ गए। आपने जब 2 साल पहले ये दलील दी थी कि मुसलमानों और ईसाइयों को जो कन्वर्टेड हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, आप अपने उस स्टैंड से पीछे क्यों हट रहे हैं, ये सवाल है चिंतामणि जी। तो कांग्रेस का विलाप करना, प्रशांत भूषण को कोसना, ये सब बंद कीजिए। या अतिकुर रहमान साहब पहले बोल रहे तो मैं उसमें से कुछ खींच लूं और उसमें मैं बोलना शुरू कर दूं, ये सब छोड़िए। ये बताइए कि आप सर्वोच्च न्यायालय में दी गई अपनी दलील से पीछे क्यों हटे, क्यों घबरा गए, या हृदय परिवर्तन हो गया, नहीं नहीं गलत कर रहे थे हम, अब ठीक करेंगे, इस दिशा में जा रहे हैं? सरकार के समक्ष ये मुद्दा पहली बार आया है, पहली बार नोटिस जारी हुए हैं, तो सरकार को जवाब देना है। सरकार ने स्वीकार तो नहीं किया, इसलिए ये आरोप करना कि सरकार ने कदम पीछे ले लिया, ये ठीक नहीं है। सरकार ने एक आयोग बनाया है, आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, और सिद्धांत था भारतीय जनता पार्टी, हमने आरक्षण बचाओ मंच बनाया था उस समय, हमने खुद दिल्ली में और जगह जगह जाकर के प्रदर्शन किया था कि वो लोग जो वास्तव में चले गए हैं, क्योंकि आप देखिए कि आप ओबीसी देखिए, पूरा जो मुस्लिम समाज है वो दोहरा लाभ ले रहा है। एक तरफ तो वो मुस्लिम सारा पूरा का पूरा ही सारी जातियां, केवल शेख सैयद मुगल पठान को छोड़ के सारी ओबीसी बन गई, और शेख सैयद मुगल पठान में मैं पूछूंगा तो अतीकुर रहमान भी अपने आप को ओबीसी बताएंगे, ये भी मोमिन बता करके। मोमिन का मतलब होता है जो सुन के ईमान लाया हो, तो ये जो सारे लोग, तो ये अतीकुर रहमान साहब के दादा चाचा भी सुन के ईमान लाए होंगे, तो ये तो सारे सुन के, तो ये सारे मोमिन जो वो भी चले गए। ये अल्पसंख्यकों का भी लाभ लें, ये ओबीसी का भी लाभ लें, अब ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति का भी लाभ लें, तो ये भाई ये तेरा लाभ ये नहीं हो सकता। आप या तो ये चिंतामणि जी हमें इस बात पे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि जिस सरकार ने 2 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय में ये दलील दी थी कि नहीं दिया जा सकता ये लाभ मुसलमानों को और ईसाइयों को, क्योंकि उनके धर्म के अंतर्गत जाति संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये प्रावधान लागू करना संभव नहीं है, वो सरकार अपना विचार बदल रही है, वो आयोग बना रही है, आयोग के माध्यम से अध्ययन कराना चाहती है और फिर फैसला लेना चाहती है। इस बदलाव पर चिंतामणि जी अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब हैं। चिंतामणि जी की बड़ी इच्छा है कि अतीकुर रहमान साहब कुछ कहें, हमारी भी बड़ी इच्छा है अतीकुर रहमान साहब कुछ कहें। तो उनसे जानना ये चाहता हूं कि ये जो मत परिवर्तन के साथ आए हुए लोग हैं, इनके आरक्षण के संदर्भ में अतीकुर रहमान साहब आप क्या मानते हैं, पहला सवाल। दूसरा जानना ये चाहता हूं कि सरकार के आयोग के गठन के कदम को आप क्या मानते हैं, ये मामले को टालने की नीयत से उठाया गया कदम है या वंचित वर्ग को न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है, किस विचार के साथ है अतीकुर रहमान साहब? जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं महात्मा गांधी को शुरू में कोट करना चाहूंगा, क्योंकि काफी जो हमले किए हैं चिंतामणि जी ने मुझ पर, जी कुछ एक बेस बना लिया जाए तो अच्छा होगा। आखिरकार किस कैटेगरी में आ रहा हूँ, ओबीसी में आ रहा हूँ या एससी एसटी में आना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने बड़ा अच्छा कहा था कि व्हाट इज द इक्वालिटी बिटवीन अ जायंट एंड अ ड्वार्फ। जी, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इक्वालिटी के ऊपर, जी, तो एक जायंट और एक ड्वार्फ के बीच में क्या इक्वालिटी हो सकती है, क्या समानता हो सकती है, ये हमारा बेस बन जाए तो अच्छा है, चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी, साचर कमेटी की रिपोर्ट की बात भी हमारे सामने आई, और साचर कमेटी से रिलेटेड डॉक्टर साहब आप जानते हैं किस तरह से बीजेपी ने उसको एक खेल की तरह प्रस्तुत किया था मनमोहन सिंह जी के वो बयान को लेकर कि उस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता था मनमोहन सिंह जी को कि मुसलमानों के लिए सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं स्टेट के वो रिजर्व होना चाहिए, इतनी बुरी हालत में उनकी दशा को पाया था। जी, उस मुतालिक एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए चिंतामणि जी, कि आज का युवा, आज का मुसलमान, और मैं ये 1990s की बात कर रहा हूं, अवश्य मैं ओबीसी में आता हूं, मैं मुंबई के अंदर कम से कम आधा डजन कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूं, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ऊंचाई पर मैं जा सकता था अगर मैंने अपने ओबीसी का लाभ लिया होता। जी, मैं रिजर्वेशंस को चिंता पर भी ओबीसी होने का लाभ नहीं लिया, अपने बलबूते पे, अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मैंने उन कॉलेजेस में पढ़ाया, अच्छी तरह से पढ़ाया, जी, कोई लाभ लिए बगैर। तो ये जो बैसाखी देने का पॉलिटिसाइजेशन आपने किया है, आपकी सरकारों ने किया है, आप कांग्रेस के माथ अगर लदना चाहते हैं तो उस वक्त तो आप ऑपोजिशन में थे, सीरीज ऑफ अमेंडमेंट आए रिजर्वेशन को लेके, क्यों नहीं आपने मदाखलत की?
क्यों नहीं आपने कहा कि नहीं कांग्रेस इससे खेल रही है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज डॉक्टर साहब रिजर्वेशन को लेके आज तक की खेल चुकी हैं, और ये अच्छी तरह से इस बात से साबित होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए सिर्फ रिजर्वेशन रखे थे। जी। आज 70 साल तक के पॉलिटिसाइजेशन होते 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 ये दुविधा में लेकर आ गए हैं आज कि आज एक और कमीशन बनाने की नौबत आ गई। एक और आखिरी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा जी। साचर कमीशन ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन की भी आखिरी में पेशकश की थी। जी। क्यों नहीं आज तक के माना उस पेशकश को? आप सारे रिजर्वेशन को रद्द कर दीजिए। जी। मैं कहता हूं, क्योंकि मेरे अनुसार ये सिर्फ बैसाखी है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनी पॉलिटिसाइजेशन टू एंड। हर पॉलिटिसाइजेशन को एंड करने की डॉक्टर साहब एक ही समस्या का समाधान हो सकता है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन। कोई रिजर्वेशन नहीं, जी। सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बना दीजिए आप। आपने कई सारी बातें कही अतीकुर रहमान साहब, लेकिन अभी जो हम बात करना चाहते हैं वो कन्वर्शन के संदर्भ में करना चाहते हैं, मतांतर के संदर्भ में। जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ये ईसाइयत को अपनाया, उनके संदर्भ में। इस्लाम या ईसाइयत अपनाते समय मूलतः बात यह कही जाती है कि हिंदू धर्म के अंदर या चिंतामणि जी के अंदर, सनातन धर्म के अंदर छुआछूत है, जाति व्यवस्था है और इससे आम आदमी का सम्मान नहीं है। इस धर्म में आने पर आपको समानता मिलती है और इसी आधार पर आरक्षण का लाभ अब तक नहीं दिया गया है। क्या ये सोच, क्या ये दृष्टि गलत है या सही है? अतीकुर रहमान साहब का इस पर क्या कहना है? बाकी आपने जितनी बात कही वो अपनी जगह, इक्वलिटी और बाकी के संदर्भ में, पर ये जाति के संदर्भ में और धर्म के अंदर सम्मान के संदर्भ में, इसमें कुछ नजरिया तो दीजिए ना हमें। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला मामला है। देखिए, जी। जहां तक कि इक्वालिटी का सवाल है और रिलीजन ऑफ इस्लाम का सवाल है, तो अगर आप हिस्ट्री अगर देखें इस्लाम की, तो जब कभी अगर किसी ने कन्वर्जन किया है, और सऊदी अरेबिया के भी, पैगन अरेबिया के टाइम्स भी आप ले, तो कन्वर्जन का मेन एम और पर्पस दूसरी जातियों का सिर्फ इस्लाम में आने का ये था कि इस्लाम के अंदर इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला भारत में और आज के रिजर्वेशन के संदर्भ में हो जाता है कि अगर कन्वर्जन मुसलमान कोई हो रहा है जी। अन्य जातियों से, ये जानते हुए कि रिजर्वेशन से वो वंचित हो जाएगा, उसके बावजूद अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो लानत है उन धर्मों के ऊपर जो अपने आप में इतनी इनइक्वालिटीज छुपा के बैठे हुए हैं, लाद के बैठे हुए हैं, अपने आप पर एक बैगेज बना के बैठे हुए हैं कि लोग परेशान होकर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरफ रुख कर रहे हैं। ये लानत है उन धर्मों के ऊपर कि वंचित होने के बावजूद इस्लाम और अब क्रिश्चियनिटी उन की पे तरफ तो लोग लानत आ रहे आपने भेज दी, लेकिन जो लोग ये मांग कर रहे हैं इस धर्म में आने के बाद में कि हमें आरक्षण का लाभ चाहिए, उनको भी कुछ लानत बलानत करेंगे आप या उनके संदर्भ में कालीन बिछाएंगे? डॉक्टर साहब, ये सरासर पॉलिटिक्स है जी। ये पॉलिटिक्स का इतना फायदा रीजनल और लोकल लीडर्स ने लोगों के दिमाग में भर दिया है कि वो ये नहीं जानते कि सरकारें आपको सिर्फ छलावा दे सकती है तो रिजर्वेशन के नाम कुल मिला के मुद्दे पे आइए अतीकुर रहमान साहब, क्या आप खिलाफत कर रहे हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई मजहब में आ रहे हैं, इनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये कोशिशें खारिज होनी चाहिए, इसके स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है? क्या कहते हैं अतीकुर रहमान साहब, कुछ मुकर होके बोलेंगे? में? इस संदर्भ में डॉक्टर साहब बहुत रिसेंट मामला आया था जी। पसमानदा मुसलमानों का, जी। और मोदी जी ने भी पसमानदा मुसलमानों के लिए काफी कुछ उनके लिए छलावा क्रिएट किया था। अंजुमन इस्लाम यहाँ पर जो स्कूल है, वहां पर पसमानदा मुसलमानों का बहुत बड़ा एक वो लगाया गया, कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। उसमें पसमानदा मुसलमानों ने वन लाइन डिक्टेट इश्यू किया मोदी सरकार के लिए कि हमें इसने नहीं सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। अतीकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं, लेकिन मैं इस मसले के कानूनी पहलुओं के लिए जाना चाहता हूं और एपी सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं और उनसे ये समझना चाहता हूं कि ये थोड़ा विसंगतिपूर्ण नहीं है पूरा मसला। 1950 में आरक्षण की व्यवस्था हुई, उसमें मतांतर के संदर्भ में कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये व्यवस्था थी।
1956 में संशोधन हुआ, अगर आप सिख धर्म अपना रहे हैं तो अभी आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। 1990 में दूसरा संशोधन हुआ जिसमें कह दिया गया अगर आप बौद्ध हो रहे हैं तो अभी आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मुसलमान बन रहे हैं, अगर आप ईसाई बन रहे हैं तो नहीं मिलेगा। सरकार ने दलील दी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कि मुसलमानों और ईसाइयों में जाति व्यवस्था है ही नहीं, तो इसलिए आरक्षण का लाभ दिया जाना जरूरी नहीं। पर ये जाति तो सिख में भी नहीं है, जाति तो बौद्धों में भी नहीं है, थोड़ा विरोधाभास सा दिखता है। क्या कहते हैं एपी सिंह साहब, हम खड़े कहां हैं? दूसरा मजेदार बात यह है कि अनुसूचित जाति के संदर्भ में इस प्रकार के प्रावधानों पर बात हो रही है, पर अगर आप अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हो और धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो आपको आरक्षण का लाभ बदस्तूर जारी रहेगा। ये किस प्रकार की विसंगति है? आप जैसा वरिष्ठ कानूनविद हमारे साथ है, थोड़ा रोशनी मिले। देखिए, धर्मांतरण के बाद जहां तक आपका जो विषय है, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानून के रूप में बहुत आप जानकार भी हैं। तो धर्मांतरण के बाद अगर आरक्षण को लेकर नियम की बात करें तो संवैधानिक आदेश की बात करें तो 1950 कहता है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। मतलब अभी सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुसूचित जाति एससी समुदाय के लोग आरक्षण पूरी समय से मुस्लिम और ईसाई समूह की मांग रही कि उन दलितों के लिए आरक्षण की समान स्थिति रखी जाए जिन्होंने उनका धर्म अपना लिया। और इसी पर फैसला करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी जो कमेटी आपने जिसकी चर्चा की ओपनिंग में, वो बात है। तो इस पे केंद्र ने सरकार से अपना स्टैंड क्लियर करने को बोला। यही कारण है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन जो रहे की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी का 2 साल कार्यकाल होगा और ये कमेटी अपनी अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगी कि दलित से ईसाई या फिर इस्लाम धर्म करने वालों को क्या आरक्षण का लाभ दिया जाए या नहीं। अगर कमेटी इस्लाम या ईसाई बनने वाले दलितों को एससी का दर्जा देने की संतुष्ट करती है तो इसका लाभ दलित ईसाई और दलित मुस्लिम को मिलने लगेगा। इनकी संख्या 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। अभी तक केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के आरक्षित वर्ग को इसका मिलता रहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट में ये बात आएगी और इस पर डिस्कस होगा। सिंह साहब, इस आयोग की सिफारिशों की अहमियत क्या है? भाई सच्चर कमेटी बनी, उसने सिफारिशी सरकार को मान लिया क्या? रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, धूल खा रही है, इसके बाद एक और कमेटी। तो क्या आप वाकई मानते हैं कि ये कमेटी का गठन, ये आयोग का गठन इस वर्ग को न्याय दिलाने के लिए है, या कुल मिलाकर तुम जिस हाल में उस हाल में बने रहो और हम आयोग पर आयोग गठित करते रहेंगे, इसमें एक और कदम है? थोड़ा स्पष्ट करें ना। 2 पार्टियों की बात आ जाएगी। अब गंगाराम जी बहुत निष्पक्ष बात कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी पर इस्लामिक स्कॉलर के नाते वो आरोप आ जाएगा, पूर्व सांसद चिंता में, लेकिन हम आप निष्पक्ष हैं, हम आप बिल्कुल निष्पक्ष हैं जो निष्पक्षता के साथ अपनी बात को रख सकते हैं और चीज को कर सकते हैं। तो उसमें ये बात आनी चाहिए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर डिसाइड करना है कि क्या चीज है। सच्चर कमेटी की भी बात आएगी। अब ऑनरेबल जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस रहे केजी बालकृष्णन साहब की भी बात आएगी। जो याचिकाएं लगाई हैं विभिन्न धर्मावलंबियों ने, उनके अधिवक्ताओं ने, उनके लोगों ने, वो बात भी आएगी, वो विषय भी आएगा। तो ये सारे विषय रखे जाएंगे और आप जैसे बौद्धिक पत्रकार जो देश और दुनिया को चीजों को बताने के लिए निष्पक्ष, निडर, निर्भीक पत्रकारिता के आधार पर बात करते हैं और उनकी बातें भी आएंगी तो सामने आएगी। लेकिन जहां तक गंगाराम जी ने जैसे एक बहुत बड़ी बात ओपनिंग में कही और मैं बड़ा उससे प्रभावित हूँ कि अपने धर्म में जहां आपने जन्म लिया, देखिए ब्रह्मा जी पर कोई मुकदमा डालने वाला नहीं है कि ब्रह्मा जी ने किसको कहाँ भेज दिया है। बाद में बदलने की बात आती है, बस परिस्थितियां बदलिए। आप जहां है, जिस जगह है, उस जगह रह के परिस्थितियां बदलिए। चिंतामणि जी जब सांसद थे तो उन्होंने वहां रह के अपने कार्यकाल में परिस्थितियां, स्थितियां बदलने के लिए संघर्ष किया। उन्हें सदन ने टाइम दिया, उन्हें अवसर दिए गए, उनके दल ने अवसर दिए गए। अतीकुर रहमान जी जो स्कॉलर के रूप में जो चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लोगों से सवाल आते हैं, उनका जवाब देते हैं, सलूशन आता है। जब जन संवाद होता है, देखिए जब संवाद निकलता है, जब बातें निकलती हैं तो उसमें निश्चित तौर पर आगे बात बढ़ती है, उससे बात होती है। धर्म परिवर्तन करना या कोई आरक्षण बचाओ जैसे चिंतामणि जी ने कहा
आरक्षण बचाओ। अब कोई निकालेगा आरक्षण हटाओ आंदोलन करेगा, कोई आरक्षण बचाओ आंदोलन करेगा, कोई इस तरह के। मेरा व्यक्तिगत मानना है, आरक्षण की बात अगर की जाए, हर गरीब को आरक्षण दीजिए जो उसके लिए जरूरी है। हर गरीब, चाहे वो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, तो भाषा। कुल मिलाकर एपी सिंह साहब आ गए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की हिमायत करते हुए। ये बात तो अतीकुर रहमान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन इस देश में जो सियासत में सक्रिय लोग हैं उनका मानना है कि जाति ही बताती है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। तो दलित वर्ग से जो ताल्लुक रखते हैं, उनके पास पैसा भी हो तो भी अगर वो घोड़ी पे चढ़ जाते हैं तो गांव के दबंग उन्हें घोड़ी से उतार देते हैं। पैसा क्या कर लेगा? इस असमानता के संदर्भ में कौन लड़ेगा? इस वंचित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था क्या बनेगी, ये सवाल है। लेकिन गंगाराम जी, आप तो इस क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए ना, क्या मस्जिद में प्रवेश के संदर्भ में या चर्च में दाखिले के संदर्भ में या उनके तीज त्योहार के संदर्भ में ऐसी कोई जाति आधारित समस्या का अनुभव आपने किया है क्या? हिंदुओं के संदर्भ में तो यह संघर्ष आए दिन देखने में आता है, तो फिर दलित कहलाने का कन्वर्टेड मुसलमान या ईसाई को वाकई कोई अधिकार रह जाता है क्या? यह सवाल है। आर्थिक रूप से विपन्न होना अलग बात, दलित का अर्थ गरीबी नहीं है, दलित का अर्थ दीनता है सामाजिक स्तर पर, जहां तक हम समझ पाए। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक इस्लाम धर्म में कन्वर्टेड जो गरीब लोग हैं उनके बारे में, उनको पहले से ही पिछड़ी जाति का आरक्षण 27% में शामिल है और मिल रहा है जी। दूसरा, जहाँ तक ईसाई धर्म को कन्वर्टेड जो लोग कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि दक्षिण भारत या पूर्वी भारत में जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको ये लालच दिया जाता है कि हम आपकी आर्थिक गैर बराबरी को खत्म कर देंगे। गिरजाघरों में उनके लिए पैकेज के लिए ऐलान किया जाता है। तो मुझे लगता है इसी लालच में वो लोग अपने मूल धर्म को छोड़ करके ईसाइयत को स्वीकार करते जा रहे हैं, चाहे वो पूर्वी भारत हो या दक्षिण भारत हो। जहाँ तक इस्लाम में इस तरह की अगर गैर बराबरी, जहाँ तक मस्जिदों पे जाने के लिए या कब्रगाहों में, ये मैं नहीं कहता, ये तो जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति का फायदा लेने के लिए जिन याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका दाखिल की है, उन्होंने जिक्र किया है कि इसमें गैर बराबरी है और कब्रगाहों में जाने पर असमानता है, और ईसाई कैथोलिक में भी जो है जाने में हमको प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ अप्रसन्नता जैसी व्यवहार होते गंगाराम हैं। जी, कोर्ट में दलील, कोर्ट में याचिका अपनी जगह और सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति की अपनी निजी अनुभव की बातें की अहमियत अपनी जगह। आप तो इस क्षेत्र में अपना जीवन लगा दिए हैं, दलित वर्ग के लिए आपने अपना जीवन होम किया हुआ है। थोड़ा बताइए ना इस संदर्भ में, क्या मुसलमानों और ईसाइयों के अंतर्गत इस प्रकार के हालात हैं? क्या वहां पे कोई दलित समुदाय मौजूद है? क्या वहां पर इस प्रकार के प्रतिबंध हैं? क्या आपका निकाह अगर हो रहा है तो मौलवी आएगा नहीं? क्या इस प्रकार की व्यवस्था है कि पादरी जो है आपको चर्च के अंदर आने नहीं देगा? आप दलित समुदाय से बाहर खड़े रहो, बाहर तुम्हारी शादी पढ़वा देंगे, 6 फुट दूर बने रहो, छू मत देना। क्या इस प्रकार की छुआछूत या बाकी चीजें आपको वहां दिखाई दी हैं? थोड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा कीजिए ना, ताकि समझ पाए कि हाँ, दलित समुदाय वहां पर भी मौजूद है। गरीबी को जहां तक आधार मानकर, गरीबी को तो मैंने देखा है, क्योंकि ऐसी जगह पे गया नहीं, लेकिन एक बार मैंने देखा था कि मैं उम्मीदवार था, तो जब एक ईदगाह के बाहर गया तो एक गरीब महिला बुर्का के अंदर से वो भिक्षण मांग रही थी। तो मैंने पूछा कि कहाँ रहते हैं, देखा मैं फला जगह रहती हूँ। मैंने पूछा कौन से कम्युनिटी से हैं, तो उन्होंने कहा मैं अंसारी समाज से ताल्लुक रखती हूँ। तो ऐसा लगता है कि जो लोग रिजर्वेशन की मांग करें वो आर्थिक विपन्नता के कारण, उनको ऐसा लगता है कि हमारी आर्थिक गैर बराबरी दूर होगी तो हमको सामाजिक सम्मान, हमको भी बराबर का हिस्सा मिलने लगेगा। लेकिन अब ये तो वो बता सकते हैं जो लोग धर्म कन्वर्टेड करके उस धर्म में जा रहे हैं, उनको उम्मीद होगी कि हमको शायद हिंदू धर्म से ज्यादा सम्मान वहाँ प्राप्त हो रहा होगा। अब वो अगर वहां जाकर के भी अगर ये रोना रो रहे हैं, इससे अच्छा है कि सुराग सिंह और होल सिंह और छिद्दन मियां बनने से अच्छा छेदालाल बन के संघर्ष किया जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि जब गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी वहां पर है, आर्थिक गैर बराबरी नहीं ठीक हो रही है, सामाजिक समानता भी नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये धर्म कन्वर्टेड करना उचित नहीं होगा, और जहां पर वहीं रह करके ये सामाजिक वहीं पर सोच। बने रहें, ये कहना है गंगाराम जी का। गंगाराम जी भी जो दलील दे पा रहे हैं वो आर्थिक असमानता के संदर्भ में तो दे पा रहे हैं, सामाजिक असमानता के संदर्भ में नहीं दे पा रहे। तो मैं वापस सीतामढ़ी आपके पास आता हूं और आपकी दीनता को लेकर जानना चाहता हूं। इतने कमजोर आप क्यों हो गए? इतने लीजिए आप क्यों हो गए? आप अपने तर्क पर कायम क्यों नहीं रहे? क्यों आप ये आयोग बना रहे हैं? क्यों आप मजबूती से अपने 2019 में दिए गए तर्क पर ही खड़े नहीं हैं?
कि इन समुदायों में सामाजिक असमानता के संदर्भ में प्रावधान नहीं है। आर्थिक स्तर पर विपन्न लोगों के लिए देश के कानून के अंदर व्यवस्था बना दी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण चल ही रहा है, इसलिए इसे नहीं दिया जा सकता। यह केजी बालाकृष्ण की अध्यक्षता में कुल 3 सदस्यीय आयोग का गठन अपनी किस दलील की कमजोरी के चलते बनाया है आपने? थोड़ा बताइए ना, कहां घबरा गए आप, कहां डर गए, कहां हिचकिचा गए? कहीं कमजोरी का सवाल नहीं है। आप हमारे लोकतांत्रिक भावनाओं का, लोकतांत्रिक मूल्यों को बिखेरे में ला रहे हैं, और ये हम कोई जड़ समाज नहीं है। हम तो समय के साथ परिवर्तनशील है, और ये लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि जो उससे संबंधित लोग वो निर्धारित करे, जज अपनी रिपोर्ट दे दे। अरे दे तो दी है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब से धूल खा रही है। रंगनाथ मिश्रा जी भाई सवर्ण समाज के व्यक्ति है, मिश्र थे, उन्होंने रिपोर्ट दी हुई है, वो भी तो जजी थे, उनकी रिपोर्ट का क्या हाल किए हुए हैं? एक और रिपोर्ट क्यों चाहिए? इसीलिए मैं आ रहा हूँ। वास्तव में इसकी समस्या का जो बात है ना, वो अतीकुर रहमान जी ने बता दी। उन्होंने क्या कहा, नहीं ये आरक्षण ही गलत है, क्योंकि आरक्षण की बहुत बड़ी समस्या इस देश के मुसलमानों को है, क्योंकि उनको तकलीफ है कि भाई आरक्षण के कारण ये जो दलित समाज है ये आगे बढ़ रहा है, दलित समाज को लाभ मिल रहा है, और यही कारण है इनकी जो पीड़ा इन्होंने जाहिर की। इन्होंने, मैं उसको और शब्दों में कह सकता हूँ, जो नफरत जाहिर की अनुसूचित जाति और जनजाति से। अब बताइए कि भाई इन्होंने AMU में आरक्षण क्यों नहीं देते आप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप बताओ कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया में आरक्षण क्यों नहीं देते आप बताइए कि विभिन्न स्थानों पर, मुंबई में और अनेक स्थानों पर मुस्लिम तंजीमें गई और कहा क्योंकि यहाँ मुसलमान ज्यादा है इसलिए यहाँ आरक्षण खत्म करो दलितों का, और दूसरी जगह तो भाई आरक्षण। अरे वो आरक्षण खत्म करने के संदर्भ में थोड़ी समुदाय मांग कर रहा है, वो तो ये कह रहा है भाई आपने इधर दे रखा है तो हमको भी दे दो। आप देने के संदर्भ में कोर्ट में कभी कोई दलील देते हो और बाद में आयोग का गठन करते हो। कब तक अतीकुर रहमान जी को ढाल बनाकर अपना इस्तेमाल करते रहोगे चिंतामणि जी? कभी तो प्रहारों को खुद भी झेलिए, कभी तो खुद भी इन तीरों के दर्द को महसूस कीजिए। कब तक अतीकुर रहमान जी के हवाले से अपनी सुरक्षा करते रहेंगे? देखिए फिर मैं आता हूँ। देखिए सबसे पहली बात सुनना, 2 मिनट देना मुझे पूरे जी। सबसे पहली बात तो इनको 27% का आरक्षण मिल रहा है, फिर ये चाहते हैं कि हमको 14% दलितों का आरक्षण मिल जाए, फिर उसी में चाहते हैं कि 16% उनको दलित अनुसूचित जनजाति का आरक्षण भी मिल जाए, और सामान्य में EWS का आरक्षण भी मिल जाए, और फिर सामान्य में भी हम फाइट कर ले, मतलब इस देश का 100% आरक्षण मुसलमानों को मिल जाए। क्या चाहते हैं? ये इनकी चाहत है। और यहाँ इनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो आरक्षण हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से ये वास्तव में शरारत है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे ही नाम आता है प्रशांत भूषण का तो ये अर्बन नक्सली है, ये राजनीति से प्रेरित है, इसका कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन सरकार ने अपने लोकतांत्रिक भावना के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इसका निराकरण किया है। जज की अध्यक्षता में समिति बना दी है और जज तय करेंगे। अरे जज तय करेंगे। मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने बड़ी आपत्ति कर दी, ये 16% भी नहीं मिलना चाहिए, 15% इसका भी मिलना चाहिए। भाई जो इस देश का नागरिक है सबको समान रूप से नहीं मिलना चाहिए। केवल मुसलमानों को मिलने की बात थोड़ी हो रही है। वो तो ये कह रहे हैं भाई जो हिंदुओं को मिल रहा है, जो सिखों को मिल रहा है, जो बौद्धों को मिल रहा है, वो इस देश के नागरिक होने के नाते ईसाइयों को भी मिल जाए, मुसलमानों को भी मिल जाए। आप क्यों चाहते हैं इस देश के नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए, भेदभाव होना चाहिए? एक। दूसरा, आप संघ प्रमुख के बयान के विपरीत क्यों जा रहे हैं चिंतामणि जी? संघ प्रमुख ने तो कहा जो इस धरती पर रहता है वो हिंदू है, तो फिर जाके इन मुसलमानों को जो आपके अनुसार हिंदू भी हैं आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दे रहे? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपसे जो जानने का है वो ये है कि आपकी सरकार के द्वारा ये उठाया गया कदम क्या धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए है या धर्मांतरण को रोकने के लिए? थोड़ा इसमें तो रोशनी देना। अगर धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण के लाभ दिए जाने की सिफारिश इस आयोग ने कर दी तो फिर क्या करेंगे चिंतामणि जी? आप वनवासी कल्याण आश्रम के घर प्रवेश का अभियान को बंद कराएंगे या कुछ और करेंगे? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। पहले भाई उसके बाद तो सरकार तय करेगी, पार्टी तय करेगी, संसद तय करेगी। लेकिन अभी ये तो बताएं अतीकुर रहमान जी के बिया कि मैं ओबीसी था तो मैं अहीर था कि मैं कुछ और था कि मैं जाट था कि जाटो था, तो रहमान साहब तो बताएं पहले, उसके बाद आगे की बात होगी कि कुछ करना है कि नहीं करना है। पहले मुसलमान तो आकर के कहे कि भाई हम तो 90%, 99% परिवर्तित लोग हैं, हम तो अरब से आए ही नहीं, हम तो यहाँ के दलित लोग हैं, और हमने कभी ये तो कहते हैं कि हमने 1000 साल शासन किया तो इनको आरक्षण क्यों चाहिए?
अभी कुल मिला के चिंतामणि जी अपने रुख में बदलाव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, उसमें तो वो केवल इतना कहना चाहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन रखने वाले हम लोग हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन रखने का कौन सा तरीका हुआ जिसमें अदालत में सरकार के द्वारा दृढ़ता से 3 साल पहले एक तर्क दिया गया जिसमें कहा गया कि मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण नहीं दिया जाता और उसी सरकार के रहते एक आयोग गठित कर दिया जाता है। ये अपने पूर्ववर्ती तर्क की लाचारी है कि वो एक तर्क कानूनी दृष्टि से सटीक नहीं बैठता महसूस हुआ, इसलिए ये नया रास्ता निकाला गया, या वाकई सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया कि सरकार को लगता है कि यहां पर भी एक तबका है जो सामाजिक रूप से असमानता का शिकार हो रहा है, इसलिए उसको इस सिफारिशों के तहत रास्ता दिया जाना चाहिए। चिंतामणि जी इस पर खुलकर नहीं बोल रहे, वो बार बार अतीकुर रहमान साहब के पास जाना चाहते हैं। मैं भी चला जाता हूँ अतीकुर रहमान साहब के पास। अतीकुर रहमान साहब, आपसे समझना चाहता हूँ इस आयोग के गठन को क्या आप सामाजिक दृष्टि से बदलाव के तौर पर देखते हैं या एक सियासी साजिश के तौर पर देखते हैं? कुल मिला के करना कुछ नहीं है, एक आयोग और बैठा दो, 2-5 साल इस आयोग के कार्यकाल, इसकी बैठक, फिर कार्यकाल बढ़ाने में कट जाएंगे, अपना दौर तो निपट जाएगा, फिर आगे कोई आएगा वो देख लेगा। पहले नरसिम्हा राव रहे, राजीव गांधी रहे, अटल जी रहे, मनमोहन सिंह रहे, सच्चर कमेटी हो गई, रंगनाथ कमेटी हो गई, अब बालकृष्ण कमेटी हो जाएगी। कुल मिला के कहानी इतनी। जी मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लगेगी या इनके मतलब का जजमेंट कल नहीं आ जाए, इसी तहत इन्होंने ये कदम उठाया है। और जैसा कि पहले भी आपने भी पॉइंट आउट किया कि जितने भी इनके रिकमेंडेशंस हैं आज तक के जो कमीशन बैठे, क्या जी उनके रिकमेंडेशंस बाध्य होते हैं सरकारों को? नहीं होते हैं जी ये तो आपको डॉक्टर साहब भी बता पाएंगे, एपी सिंह साहब, कि जितने भी कमीशन सरकार बिठाती है बाध्य नहीं है उनके रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए। जी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये आता है, चिंतामणि जी को मैं एड्रेस करना चाहूंगा ये सवाल, और थोड़ा सा डिबेट से अपनी चर्चा से हट के मैं बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये रिजर्वेशन का मामला मेरे कॉलेज के जमाने से मैं कभी समझ नहीं पाया। जी इसलिए समझ नहीं पाया कि रिजर्वेशन सिर्फ आप एमबीबीएस में क्यों दे रहे हैं, नौकरियों में क्यों दे रहे हो, हायर स्टेटस पे जाके? अरे वो दलित समाज जो घास फूस खाकर ऐसे स्कूलों में पढ़ता है जहां पर ना टीचर है, ना दीवारें हैं, ना स्कूल है, ना प्रिंसिपल है, ना बेंचेस है, ना चप्पल है पैरों में, वहां पर रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं आप, और एमबीबीएस और टीचिंग में रिजर्वेशन दे रहे हैं। क्वालिटी सफर्स चिंतामणि जी, क्वालिटी सफर्स। आप समझते क्यों नहीं है? मैं अतीकुर रहमान साहब थोड़ी मत भिन्नता के साथ यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ। जिस आर्थिक असमानता की आप बात कर रहे थे उसके संदर्भ में तो ये व्यवस्था बनी है जो राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में लागू है। इसके तहत सारे शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आप जिस मसले पर बात कर रहे थे आर्थिक असमानता पर, उसमें तो प्रावधान है, पर क्या आप सामाजिक असमानता के स्तर पर भी अब ऐसे आरक्षण की हिमायत करेंगे, ये सवाल है। डॉक्टर साहब, जैसा कि इन्होंने भी कहा, हमारे सिंह साहब ने भी कहा, और जो गंगाराम जी बैठे इन्होंने भी कहा कि जो मूल आधार था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, क्या वो फिलोसफी रिजर्वेशन को लेकर सरकारें तय कर पाई हैं? जी नहीं तय कर पाई हैं। सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल टूल बनाकर, बैसाखी बनाकर, समाजों के साथ में खिलवाड़ कर हमने क्या पाया 70 साल के अंदर? मूल आधार तो हम पीछे छोड़ बैठे हैं। अगर मैं आज डिमांड कर भी रहा हूं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एकेडमिकली वीकर सेक्शन, सोशली अपलिफ्टमेंट के लिए, तो क्या सरकारें सीरियसली ले पाएंगी? इसके चलते कि कम से कम माइनॉरिटी स्टेटस को लेके अलीगढ़ के स्टेटस को ही सरकार चैलेंज कर बैठी। तो देखिए, इस प्रावधान से हासिल कुछ नहीं हुआ, इसमें थोड़ी मेरी निजी मत भिन्नता है। आज संभावना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। दलित की इस देश में व्यवस्था ये रही कि उसे अपने घर के अंदर दाखिल होने तक की इजाजत हम लोग नहीं देते थे, पर बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में आज अपने संस्थान का प्रमुख बनाने के लिए भी हम तैयार होते हैं। आज दलित के तौर पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो कलेक्टर बने हुए दिखाई देते हैं, सेक्रेटरी बने हुए दिखाई देते हैं, और उनके आगे बाकी लोग नमस्ते करते हुए भी दिखाई देते हैं। बदलाव अतीकुर रहमान साहब, आप शायद
100 साल पुरानी अगर दृष्टि पे जाएंगे तो ये बड़े बदलाव हैं जो देश में हुए हैं। आज भी गांव देहात में वो समुदाय संघर्ष कर रहा है, पर फिर भी हालात उतने भयावह नहीं है जितने अगर हम अतीत के पन्नों को पलटते समय देखें कि किस प्रकार से हमने इन जातियों के साथ व्यवहार किया था। बहरहाल मैं इसे अंतिम मोड़ पर ले जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले चिंतामणि जी को हस्तक्षेप करने जा रहे थे, उनकी बात सुनना चाहता हूं। जी चिंतामणि जी। मैं बस सिंह साहब और अतीकुर रहमान साहब से बता देना चाहता हूँ कि आरक्षण जरूरी है, इसलिए कि गरीबी अगर एक जगह इकट्ठी है तो वो अनुसूचित जाति है, अगर बीमारी एक जगह इकट्ठी है तो वो अनुसूचित जाति है, कुपोषण अगर एक जगह। अरे क्या ऐसी बातें करते हैं चिंतामणि जी, जैसे दलित होना ही गरीबी की निशानी हो गई। 3-3 पीढ़ियों से आईएएस बन के निकल रहे हैं दलितों से। अब तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? और कितनी किताबें पढ़वा दूं आपको, जितने पाठ्यक्रम में किताबें पढ़ी हैं, कि हर में कहानी क्या होती थी। एक गांव था, गांव में गरीब ब्राह्मण था। आज तक आपने कोई कहानी पढ़ी हो तो बता दो कि गांव में एक संपन्न ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण और गरीबी एक दूसरे का पर्याय रहे, अब उनको भी आरक्षण दिलवा दो, आप उनको भी जो है दलितों में शामिल करा दो। तो इसलिए गरीबी दलित होने की पहचान नहीं है। गरीबी हर समुदाय के अंदर हो सकती है, लेकिन सामाजिक रूप से जो असमानता है, दलित वर्ग का व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद भी समाज में सामाजिक रूप से वो सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो उसे मिलना चाहिए इंसान होने के नाते। इस विसंगति से देश सदियों से लड़ रहा है और आज भी वो संघर्ष जारी है, ऐसा निजी तौर पर मुझे महसूस होता है। तो केवल गरीबी और दलित ये चुनावी दृष्टि से आपके लिए जनसभा का अच्छा विषय हो सकता है चिंतामणि जी, लेकिन गरीबी केवल जाति के आधार पर देखना अन्याय है। बहरहाल मैं सिंह साहब आपके पास वापस जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये आयोग के गठन का नुस्खा कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार को राहत दे देगा, या याचिका है सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय जब कमेटी की सिफारिशें पड़ी हुई हैं, इस पर फैसला लेगा? थोड़ा इसमें अपना आकलन दीजिए ना, क्या होगा? नहीं, देखिए, ये तो डिपेंड करता है कल की हियरिंग पे कि किस तरह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करती है, जस्टिस रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट की बात करती है, क्या क्या चीजें करती, बदलता है परिचय। अभी पीछे भी चर्चा हुई ईडब्ल्यूएस जो 10% रिजर्वेशन मिला, उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगातार गहन और गंभीर सुनवाई की और कहा अगर ये 10% दिया गया है तो आरक्षण ऑक्सीजन के तौर पे है। लेकिन आज देश की देखिए बदली परिस्थिति, आपने भी कोट किया, सभी इस बात को जानते हैं, हमारे पिछले देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद देश के महामहिम राष्ट्रपति पर आदरणीय रामनाथ कोविंद महामहिम रहे, अब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इस तरह से अब उन चीजों को नहीं कह सकते जो बहुत पहले की बातें थी, वो इतिहास में जा चुकी हैं। अब वर्तमान में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी हमारे देश में गरीबी किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय और धर्म को नहीं है देख के आती है। गरीबी है, लेकिन उस गरीबी से लड़ने के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि गरीब को राह दीजिए, गरीब को जीवन दीजिए, चाहे वो किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो। पहले एक टिप्पणी दीजिए, ये जो आरक्षण है दलितों के संदर्भ में, ये आर्थिक असमानता के लिए था या सामाजिक असमानता के लिए था? कानूनविद होने के नाते पहले इस पर टिप्पणी दीजिए आप। बाकी चीजें बात की है, जो आरक्षण है वो सामाजिक रूप से सम्मान दिलाने के लिए मूलतः भावना के तहत था या आर्थिक रूप से असमानता हटाने के लिए? देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट बड़े बौद्धिक पैनलिस्ट हैं और आपके चैनल पे बौद्धिक चर्चा होती है। देखिए, याद कीजिए जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को पहला कानून मंत्री इस देश का बनाया गया, तो वो कौन सी आरक्षण व्यवस्था लागू थी जिसके तहत उन्हें बनाया गया? क्या आरक्षण उस समय लागू था? क्या उन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की देश और विदेश में, उन्हें शिक्षा प्रदान कराने के लिए जो राजसी परिवार आगे आया, क्या वो आरक्षण के तहत आया था? नहीं, प्यार में, सम्मान में, समरसता में, सामाजिक समरसता में आया था। क्या प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर स्वाद चखने के लिए खाए थे? नहीं, सामाजिक समरसता को लाने के लिए खाए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, किसी आरक्षण के बल पे नहीं रहे, कोई आरक्षण उस समय नहीं था, लेकिन उन्हें सामाजिक समरसता के लिए बनाया गया और उन्होंने इस पर आगे बड़ी चर्चा की। पहले 10 वर्ष के लिए आरक्षण की बात की गई, फिर उसे बढ़ाया गया। आज आजादी के 75 वर्ष हम हो चुके हैं,
देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद हमारे लोग हैं। देखिए, जातिगत ये प्रथा चलाई गई, इसको ब्राह्मण कहा गया, इसे क्षत्रिय कहा गया, रक्षण का काम करता है, ये दिमाग की बात करता है, वैश्य पेट की बात करता है, और पैरों को कहा गया है। हमारा शरीर का जो निर्माण है एक बिना नहीं रह सकता, पैरों के बिना ये सिर। अरे सिंह साहब, आपने सारी बात कह दी, मेरे मूल मुद्दे पर आप नहीं आए। आरक्षण आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए था या सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए? बुनियादी सवाल है। आप सारी कहानी कह दिए, राम तक भी ले गए हमको, पर इस पर कुछ नहीं गए। कहेंगे इसमें कुछ या ऐसे ही बहका देंगे हमें? नहीं, देखिए, सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी का नारा है और वो प्रयास कर रहे हैं, उससे हटना नहीं चाहते, तो ये होने दीजिए। जिस तरह से रिपोर्ट आएगी, केजरीवाल कृष्ण साहब बहुत योग्य हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे हैं। अच्छा, तो सच्चर साहब और रंगनाथ मिश्र अयोग्य आदमी थे, गलत आदमियों को बना दिया गया था जो आयोग बनाया गया था। बालकृष्ण जी बहुत योग्य आदमी है, आपकी बात से सहमत हूं, पर साथ साथ ये भी बता दीजिए, दो और महत्वपूर्ण हस्तियों के द्वारा रिपोर्ट दी गई, निहायत अयोग्य थे, पूर्वाग्रही थे, दुराग्रही थे, ऐसा कुछ आपकी राय एपी सिंह साहब? क्योंकि दो रिपोर्ट तो पहले की भी रखी हुई है ना, उन्होंने भी बड़ा अध्ययन मनन चिंतन करके अपने दस्तावेजों को एक रिपोर्ट की शक्ल देकर सरकार को सौंपा था। क्या कहते हैं? अब याद कीजिए, किसान आंदोलन हुआ, मैं किसानों की तरफ से था, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, 3 दिन बहस चली, हमें जीत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। स्टे के बाद कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट दी कि किसान बिल ठीक है, जो किसानों के बिल बने वो ठीक है, रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन माननीय मोदी जी ने जन भावनाओं को देखते हुए, सबकी भावनाओं को देखते हुए, 1 साल जो किसानों ने धरना आंदोलन प्रदर्शन किया, 700-800 लोग मरे उसमें, उसके बाद किसान बिल वापस ले लिए। तो सरकार का अपना निर्णय अलग होता है, उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। सिंह साहब मुद्दे पे नहीं बोलते, सिंह साहब को जो अपने लिए मुफीद है केवल उतना बोलते हैं। लेकिन मैं गंगाराम जी के पास में आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूँ। गंगाराम जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आरक्षण के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया था दलित समुदाय के लिए संविधान में, क्या मानते हैं? आर्थिक असमानता दूर करने के लिए था या सामाजिक असमानता दूर करने के लिए? बुनियादी सवाल। डॉक्टर साहब, आरक्षण जो है एक भागीदारी आंदोलन है। जिन जातियों को सरकारी नौकरी चाकरी में जाने का अवसर नहीं मिला, तो उनको सरकारी नौकरी चाकरी में जाने का एक रास्ता था, एक दरवाजा था। और जिन क्षेत्रों पे रिजर्वेशन नहीं है, जैसे कि न्यायपालिका में रिजर्वेशन नहीं है, सेना में रिजर्वेशन नहीं है, राज्यसभा एमएलसी में रिजर्वेशन नहीं है, जिसमें अनुसूचित जाति की आज भी समीक्षा कर ली जाए कितने % वहां पर पहुंच पाए हैं। इससे कंफर्म होता है कि आरक्षण के कारण ही आज बड़े पैमाने में कमजोर तबके के लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन पाए हैं। और जहां तक आरक्षण 10 साल के बारे में बार बार ये कहा जाता है, अभी माननीय केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जनवरी में दाखिल किया है। उसमें 75 विभागों का डेटा दिया गया है कि 27 लाख कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के केवल अभी 4,99,000 कर्मचारी भर्ती हो पाए हैं। तो इसका मतलब रिजर्वेशन अभी बैकलॉग कोटा खाली पड़ा है। शेड्यूल ट्राइब के बारे में और ओबीसी के बारे में भी दिया है। ओबीसी की हालत बहुत ज्यादा, हम लोग क्या है, अपनी सुविधा से तर्क देना चाहते हैं, सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते। मैं एक बुनियादी सवाल कर रहा हूं, उसको उत्तर मांग रहा हूं आपसे। आरक्षण के पीछे मूल भावना क्या थी? सामाजिक रूप से सम्मान दिलाना या जेब में कुछ पैसे पहुंचाना? क्या भावना थी संविधान निर्माताओं की? कम से कम उन कमजोर वर्गों को जब सरकारी नौकरी चाकरी में जहाँ वंचित कर दिया गया था, तो कम से कम एक रास्ता दिया गया। और लेकिन अभी तक 75 सालों के अंदर अभी तक वो कोटा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी डेटा जो भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है उससे साबित होता है कि 75 विभागों के 27 लाख कर्मचारियों में केवल अभी 4,99,000 अनुसूचित जाति के कर्मचारी अभी, तो इसका मतलब कंप्लीट जो उनको रिजर्वेशन मिला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है एक बार आरक्षण कंप्लीट कर दो, हम भी इस बात के लिए सहमत है कि आरक्षण खत्म कर दीजिए, लेकिन कुल मिला के गंगाराम जी थोड़ी दूसरे विषय पर रहना चाहते हैं। वो इस विषय पे ज्यादा बात कर रहे हैं कि आरक्षण रहना चाहिए, आरक्षण नहीं रहना चाहिए। हम इस पे बात नहीं कर रहे। हम बात जो कर रहे थे उसकी मूल में ये था कि आरक्षण जिन लोगों के लिए प्रावधान किया गया दलित समुदाय के संदर्भ में, वो दलित समुदाय पाया कहाँ जाता है? मूलतः वो दलित समुदाय चिंतामणि जी के शब्दों में सनातन धर्मावलंबियों में और हमारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत हिंदुओं के बीच में पाया जाता है। इस देश में दूसरे जो धर्म उपजे वो सिख और बौद्ध के संदर्भ में, तो उन तीनों में दलितों की मौजूदगी को लेकर यह व्यवस्था है कि उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन इस्लाम और ईसाईयत
दोनों ही मतांतरण के संदर्भ में इस बात की जबरदस्त तरीके से पैरवी करते हैं कि तुम जिस धर्म में हो वहां पे आदमी आदमी में भेद है, पर हमारे मजहब में, हमारे धर्म में ये भेद नहीं है, इसलिए इसका हिस्सा बनो। अब आप उसका हिस्सा बन जाते हैं और फिर अपने फायदे के लिए चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले। सरकार अब तक इस स्टैंड पर रही कि ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर सरकार अब अपने इस स्टैंड से कुछ विचलित होती दिख रही है। यह विचलन तात्कालिक है या सैद्धांतिक है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर मुसलमानों और ईसाइयों को मतांतरण के बाद आरक्षण का लाभ दिया गया तो चिंतामणि जी कितना भी इस कार्यक्रम में दलील देते रहें, कुल मिलाकर उनकी गिनती आने वाले समय में मतांतरण को प्रोत्साहित करने वाले लोगों के बीच में होगी। इस चेतावनी को ध्यान रखिएगा चिंतामणि जी। आपने अपनी उम्र गुजार दी धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उम्र के इस मुकाम पर आप उस अभियान का हिस्सा बनने तो नहीं जा रहे, इस पर हमें लगातार निगाह रखनी होगी। बहरहाल इतना तय है कि एक नाजुक मसला है, इसका उत्तर अदालत से ही आएगा। इन आयोग की सिफारिशों के माध्यम से समाधान अगर होता तो सच्चर कमेटी या रंगनाथ मिश्र की कमेटी के आधार पर ही हो गया होता। देखें देश की सर्वोच्च अदालत इस मसले पर क्या रुख रखती है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस हालात को लेकर अपनी चिंताओं को जावेद अख्तर ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ व्यक्त किया। इस मसले के संदर्भ में वो चिंताएं इस शेर के माध्यम से हम भी साझा कर रहे हैं कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है ना पूरे शहर पर छाए तो कहना। जावेद अख्तर साहब ने जो ये चेतावनी दी है, इस चेतावनी को महसूस कीजिए और आरक्षण के मसले पर देश एक स्पष्ट राय के साथ सामने आना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।